मेरठ के कुख्यात सौरभ राजपूत हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह मामला केवल एक हत्या का नहीं, बल्कि लव, लालच, फरेब और एक सोची समझी साजिश की डरावनी कहानी है। मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने जिस साजिश के साथ सौरभ की हत्या की, उसे सुनकर हर कोई दहल गया। यूपी पुलिस की पूछताछ में अब एक नया खुलासा हुआ है। इस खुलासे से थाने में हड़कंप मच गया है। दरअसल सौरभ की हत्या की तैयारी को लेकर जो सच सामने आया है, उसने साहिल और मुस्कान की मानसिक हालत को भी बयां किया है। ये दोनों ना तो नशे में थे और ना ही इन पर कोई साया था, बल्कि इन्होंने कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया। मर्डर के बाद इन दोनों ने जिस तरह उसी रात उसी घर में उसी बिस्तर पर वक्त गुजारा, उसने सौरभ की आत्मा को किस कदर तड़पाया होगा। इतना ही नहीं, पति को मारकर मुस्कान ने अपने प्रेमी का बर्थडे मनाया, साहिल के साथ होली मनाई और शिमला मनाली का टूर किया। उससे साफ हो गया कि ये कितने खतरनाक और शातिर अपराधी थे, जिन्हें कत्ल करते वक्त जरा भी रहम नहीं आई, तो कत्ल के बाद अपनी अय्याशियों और अपने गंदे कामों को लेकर शर्म भी नहीं आई। पुलिस के मुताबिक 22 फरवरी को मेरठ की शारदा रोड से मुस्कान ने 800 रुपए में 2 चाकू खरीदे थे। इसके बाद लगातार 8 दिनों तक मुस्कान और साहिल ने हत्या की योजना बनाई। हत्या से पहले कई बार रिहर्सल की गई, क्योंकि मुस्कान चाकू ठीक से नहीं चला पा रही थी। इसी वजह से उसने एक उस्तरा भी खरीदा, जिससे कि हत्या को अंजाम देना आसान हो सके। साफ है कि हत्या का फैसला कोई अचानक नहीं लिया गया, बल्कि इसकी प्लानिंग नवंबर से ही शुरू हो गई थी कि सौरभ के लंदन से लौटने के बाद आखिर करना क्या क्या है। मुस्कान ये जानती थी कि वीज़ा एक्सपायर होने के बाद सौरभ लंदन से फरवरी में भारत लौटेगा, तो वो ये भी जानती थी कि वो दोबारा वीज़ा बनवाने के लिए अपनी बेटी पीहू को भी अपने साथ ले जाएगा। ऐसे में लंदन जाने से बचने के लिए उसने सौरभ को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया, क्योंकि वो साहिल के साथ रहना चाहती थी। लंदन से सौरभ आया। प्लान के तहत उसे ठिकाने लगाने पर काम शुरू हुआ। बीच में कई मौके आए, लेकिन मुस्कान उन मौकों पर चूक गई। फिर आई 3 और 4 मार्च की वो रात, जो मुस्कान की प्लानिंग के हिसाब से सारी चीजें हो गईं। दरअसल मुस्कान ने सौरभ को वो खाना खिलाया जिसमें नशे की गोलियां मिला दी गई थीं। नशीला खाना खाने के बाद सौरभ बेहोश हो गया और फिर सौरभ को चाकू से वार कर मौत के घाट उतारने के लिए उसकी छाती पर मुस्कान बैठ गई। मुस्कान ने पूरी ताकत के साथ पहले 3 बार चाकू से वार किया, सौरभ के दिल को टुकड़े टुकड़े किया और फिर उस तरह से उसका गला काट दिया। इसके बाद साहिल ने चाकू संभाला और सौरभ का सिर धड़ से ही अलग कर दिया। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने लाश को ड्रम में डालकर ऊपर से मिट्टी डालने और पौधा लगाने का प्लान बनाया, लेकिन फिर उन्हें लगा कि ऐसा करने से सबको पता चल जाएगा, क्योंकि शव से बदबू आएगी ही। इसके बाद उन दोनों ने शव को ड्रम में सीमेंट में डालकर सील कर दिया, ताकि सड़ने की गंध बाहर तक ना निकल सके। सौरभ के भाई बबलू के एफआईआर के बाद जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, तो एक के बाद एक मुस्कान झूठी कहानियां गढ़ती चली गई। वो लगातार पुलिस और परिवार को गुमराह करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब पुलिस ने उसके कमरे की तलाशी ली तो चौंकाने वाले सबूत सामने आए, जिससे मुस्कान के झूठ से पर्दे उठते चले गए। पुलिस ने बाथरूम में खून के धब्बे देखे तो हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू और उस्तरे बरामद किए। वहीं एक मिक्सी का जार भी मिला, जिससे शव के टुकड़े करने का शक भी गहराया। बहरहाल अब मुस्कान और साहिल जेल में हैं, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिर कोई पत्नी अपने पति की सिर्फ अपने प्रेमी की वजह से इतनी बेरहमी से हत्या कैसे कर सकती है। नहीं जी, मैं उससे कोई वकील नहीं करूँगा उसके लिए। वो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर कायम रहूँगा, उसके खिलाफ ही गवाही दूंगा जी। वो बच्चा मेरा है, मैं मानता हूँ, पर गलती उसकी ऐसी है जो मेरी फीलिंग भी ख़त्म हो गई है उसमें। और जो वो बच्चा गया है मेरा दामाद, वो बहुत बढ़िया था। अब उस लड़की के लिए कोई फीलिंग नहीं है। मैं उसके ना तो वकील करूँगा, ना उसके लिए लड़ूंगा मैं। कहानी ये भी पता चली है कि मुस्कान और सौरभ का रिश्ता पिछले कुछ सालों से ठीक नहीं चल रहा था। मुस्कान को हीरोइन बनने का चस्का लगा था। वो मुंबई जाना चाहती थी, बॉलीवुड में काम करना चाहती थी, लेकिन सौरभ इसके खिलाफ था। मुस्कान की बेतुकी मांगों और जिद की वजह से दोनों के बीच कई बार झगड़े हो चुके थे। वहीं सौरभ के लंदन में रहने की वजह से उसकी मुस्कान यहाँ साहिल के साथ अय्याशियां कर रही थी और वो सौरभ को अपनी राह में रोड़ा मारने लगी थी। खास बात यह है कि सौरभ लंदन में अच्छा खासा कमा रहा था और जब वो वापस आया तो उसके पास लाखों रुपए थे।
मुस्कान की नज़र उन्हीं पैसों पर भी थी। सौरभ का मर्डर करने के बाद मुस्कान ने इसी पैसों को जमकर उड़ाया। सिर्फ हिमाचल टूर में ही 50,000 रुपए टैक्सी पर खर्च कर डाले। बाकी होटलों में रहना, घूमने फिरने में खर्च का कोई हिसाब अभी तक सामने नहीं आया है। मन में था क्यों करा है, नशे की वजह से। नशे में कर सकती है वो लड़की, और वो खुद नहीं करी है, उसने नहीं कर सकती। कोई नॉर्मल लड़की नहीं मार सकती किसी को, नहीं मार सकती, मैं नहीं मान सकती। दिमागी जुनून था। हाँ, ये कोई दिमागी साइकोपन है या नशे की लत है जो उसे कराए। नहीं जी, मैं उससे कोई वकील नहीं करूँगा उसके लिए। वो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर कायम रहूँगा, उसके खिलाफ ही गवाही दूंगा जी। वो बच्चा मेरा है, मैं मानता हूँ, पर गलती उसकी ऐसी है जो मेरी फीलिंग भी ख़त्म हो गई है उसमें। और जो वो बच्चा गया है मेरा दामाद, वो बहुत बढ़िया था। अब उस लड़की के लिए कोई फीलिंग नहीं है। मैं उसके ना तो वकील करूँगा ना उसके लिए लड़ूंगा मैं। मुस्कान ने वकील को लेकर प्रार्थना पत्र दिया है आपको, उस प्रार्थना पत्र में क्या लिखा है, और साहिल ने भी क्या वकील की डिमांड के लिए आपको एप्लीकेशन दी? जी, ये बात सही है कि पहले मुस्कान ने सरकारी वकील के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। उसमें लिखा था कि उसके पास अपने केस की पैरवी करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, अतः वो सरकारी वकील चाहती है। उससे प्रार्थना पत्र ले लिया गया था। उसके बाद कल साहिल ने भी प्रार्थना पत्र दिया है कि पहले वो सोच रहा था कि घर वाले पैरवी करेंगे, लेकिन अब लगता है उसे भी सरकारी वकील की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके प्रार्थना पत्र को भी स्वीकार कर लिया गया है। दोनों के प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से और माननीय न्यायालय के माध्यम से उनको दोनों को वकील सरकारी उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। किसी भी आरोपी को सरकारी वकील मुहैया कराने के लिए क्या प्रोसेस होता है? जैसे आप बता रहे हैं कि विधिक सेवा प्राधिकरण में आप लोग भेजेंगे और उसके बाद पूरे प्रोसेस को अपनाते हुए ये तय होगा कि सरकारी वकील कौन सा असाइन इनको किया जाए। उनका वकील अलग होगा साहिल का, और मुस्कान का सरकारी वकील अलग होगा। प्रक्रिया ये है कि जैसे ही बंदी ये कहता है कि हमारे पास निजी अधिवक्ता नहीं है, हमें सरकारी वकील चाहिए, उसके लिए उससे एक प्रार्थना पत्र लिया जाता है और वो प्रार्थना पत्र हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को और संबंधित न्यायालय जहां पर उनका केस चल रहा है उसको भेजते हैं। उसके बाद वह प्रार्थना पत्र एक वकीलों का पैनल होता है जो कि माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के द्वारा नामित होता है। उसमें से 2 वकील नामित हो जाएंगे, एक वकील इसको मिल जाएगा, एक इसको, जो कि इसके केस की पैरवी करेंगे।